चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए नीचे के जो आपके स्टेट्स हैं वो हमने देख लिए दक्षिण भारत के, ठीक है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र एंड आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका हो गया, है ना। महाराष्ट्र और गुजरात को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है उससे स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी आपको याद रखनी है मुंबई, ठीक है। मुंबई में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बात करते हैं। तो मुंबई में सबसे पहले आपको याद रखना है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, यहाँ से पूछा जाता है। एक प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है आपसे पूछा जाएगा, तो मुंबई याद रखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई कहाँ है, तो मुंबई याद रखना है, ठीक है। 2 पॉइंट मुंबई से याद रखेंगे। फिर इसके जो इम्पॉर्टेंट है, हमने कल सह्याद्री पर्वत के बारे में पढ़ा था, कहाँ कहाँ फैला है, तो महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ भाग से लेके कर्नाटका, है ना। चलिए कल मैंने आपको बताया था इस पॉइंट से ऊपर महाराष्ट्र के सिर को पकड़ना है और महाराष्ट्र के पैर को पकड़ना है। यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है गोदावरी, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से बॉर्डर बनाती है, आंध्र प्रदेश में चले जाती हैं। फिर एक रिवर और हमने पढ़ा था उसके पैर से, है ना, कृष्णा नदी कहाँ बहती है, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों से होकर ये बहती है। चलिए ठीक है। फिर आपको याद रखना है जो महाराष्ट्र को यदि मैं 3 भागों में बांटूं तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र का, सॉरी पूर्वी क्षेत्र, उसको बोलते हैं बरार वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये, बरार, ठीक है। इधर का क्षेत्र है आपका विदर्भ, क्या बोला जाता है, विदर्भ, जस्ट सह्याद्री के पीछे वाला क्षेत्र है। हमेशा हम न्यूज़ में क्या सुनते हैं कि जो विदर्भ के किसानों के द्वारा क्या किया गया, आत्महत्या किया गया। क्यों, क्योंकि ये जो आपका रेन शेडो एरिया बनता है ना, वो सह्याद्री के पीछे वाला एरिया बनता है, यही विदर्भ वाला क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पे हम जब मानसून पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे यहाँ वर्षा क्या होती है, कम होती है ना। फिर ये हो गया आपका मराठावाड़ा, ठीक है, बड़ा क्षेत्र मराठावाड़ा है। बरार के बारे में आप छत्तीसगढ़ इतिहास में भी पढ़ेंगे कि जो छत्तीसगढ़ है वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था। फिर आते हैं कुछ बात पे, जैसे हमने नदियाँ देख ली, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, इसकी जो लेंथ है वो सब हम क्या देखेंगे, रिवर वाले पार्ट में देखेंगे, है ना। अभी सिर्फ आपको लोकेशन देखना है, 4, ये भी 4 स्टेट से बह रही है, गोदावरी भी और कृष्णा भी 4 स्टेट से बह रही है, ठीक है। फिर आपको कुछ पर्वत श्रृंखला नाम याद रखनी है ना, जैसे अजंता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर से लेके इसके लोकेशन तक, ठीक है। औरंगाबाद से कुछ दूर पे, मतलब 130 किलोमीटर के आसपास आपका अजंता है, और उसके औरंगाबाद के इस ओर, है ना, 2 भागों में यदि बांट लें तो क्या है, एलोरा की गुफाएं हैं। इसके अलावा मुंबई से कुछ दूरी पर आपको याद रखना है एलिफेंटा की गुफाएं। 3 गुफाएं आपको याद रखना है, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। तीनों के बारे में प्रश्न क्या बनता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अजंता से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा आपका गुफा है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता। शैव धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित है एलिफेंटा, ठीक है। ये जो एलिफेंटा है यहाँ पे सिर्फ आपको शैव, है ना, शिव की मूर्तियां मिलेंगी। अजंता में सिर्फ आपको बौद्ध धर्म से संबंधित मिलेगी, जबकि एलोरा में आपको मतलब जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित मिलेगी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा गुफा है जो जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित है, तो आपको एलोरा याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा मैप में देख लेते हैं, आपको नृत्य याद रखना है, ठीक है। लोक नृत्य पूछा जाता है, हमने कापोड़ी कावड़ी पढ़ा था तमिलनाडु का, है ना, पदयामी पढ़ा था केरला का। इसके अलावा आपको महाराष्ट्र का याद रखना है, तमाशा और लावड़ी, ठीक है। भाषा मराठी है, त्योहार गुड़ी पड़वा। केरला का हमने पढ़ा था ओणम, तमिलनाडु का हमने पढ़ा था पोंगल, ओके। फिर आपको महाराष्ट्र का याद रखना है गुड़ी पड़वा। एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एरिया महाराष्ट्र का दूसरे नंबर का बड़ा राज्य है, हाँ, एरिया के वाइज बात करूं तो मैं तीसरे नंबर का बड़ा राज्य है, और जनसंख्या में हम बात करें तो यूपी के बाद दूसरे नंबर पे आता है। आपको सेंसस पढ़ना है, सेंसस का आपको पॉइंट याद हो गया कि यूपी का सबसे, मतलब जनसंख्या में यूपी सबसे पहला राज्य है, उसके बाद 11 करोड़ के आसपास है महाराष्ट्र का। तो क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा राज्य है ना, राजस्थान फर्स्ट है, और आबादी में बात करूं तो दूसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। हमने देखी कुछ पहाड़ियाँ देखी, तो त्रयंबकेश्वर जहाँ से गोदावरी नदी निकल रही है, ठीक है, अजंता, एलोरा, इसके अलावा आपको एलिफेंटा याद रखना है, ठीक है। जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है उसमें 2 पास हैं, दर्रे बोले जाते हैं। तो 2 पास हमने पढ़ा था केरला में, कौन कौन से, क्या क्या नाम थे, पाल घाट और सेन्नकोट्टा।
पाल घाट और सेन्नकोट्टा जो पास है वो सह्याद्री में है। देखिए इसको अरेंज करने के लिए एक प्रश्न पूछा है आपसे कि आपको नाम दिया गया था सेन्नकोट्टा, पाल घाट, थाल घाट। तो देखिए आपको उत्तर से दक्षिण, है ना, नॉर्थ से साउथ इसको अरेंज करने दिया गया था। तो थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है ना, और पाल घाट और सेन्नकोट्टा, सेन्नकोट्टा ऐड करता है किसको, केरला के तिरुवनंतपुरम से मदुरई, है ना, तमिलनाडु के मदुरई को ऐड करता है। इसके अलावा आपको याद रखना है मुंबई, ये दोनों मुंबई से, यदि मुंबई से आपको कहाँ आना है, पुणे आना है, तो आपको भोर घाट से जाना पड़ेगा, और यदि मुंबई से आपको नासिक जाना है तो आपको थाल घाट से आना पड़ेगा। तो दो पास आपको अरेंज करना है, ठीक है। आपको अरेंज करने आया था थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन्नकोट्टा, यदि आपको अरेंज करने आया, या सिंपल प्रश्न पूछा कि थाल घाट और भोर घाट कहाँ है, तो आपको याद रखना है कौन से राज्य में है, तो महाराष्ट्र। ओके, इसकी चोटी याद रखेंगे कालसुबाई, ठीक है। कालसुबाई चोटी कहाँ है, तो सह्याद्री की चोटी है, और कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। दो पास हो गए आपके, थाल घाट और भोर घाट, दो रिवर हो गए। चलिए अब महाराष्ट्र में यदि मैं मुंबई को पकड़ लूँ, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रेचर के बारे में मैंने बताया था। गोल्डन क्वाड्रेचर क्या है, तो जितने बड़े महानगर है आपके, है ना, तमिलनाडु से चेन्नई हो गया, और इधर दिल्ली हो गया, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, और चेन्नई टू कोलकाता, इसको यदि हम ऐड कर दें तो ये हो गया आपका गोल्डन क्वाड्रेचर या स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। ये परियोजना के अंतर्गत आपका मुंबई किससे ऐड है, दिल्ली टू मुंबई और मुंबई से लेके चेन्नई। फिर एक हमने पढ़ा था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कहाँ से होके जा रहा था, कन्याकुमारी तमिलनाडु, है ना, इसमें सेलम पढ़ा था हमने। फिर आपका बेंगलुरु से होते हुए गया कर्नाटका के, फिर आपका ऊपर आएंगे तो तेलंगाना में हैदराबाद, फिर ऊपर ये आता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नागपुर से होते हुए आगे बढ़ता है ना। इसके अलावा बॉम्बे से आगरा एक रोड है, आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है एबी रोड। क्या बोला जाता है, एबी रोड, आगरा बॉम्बे रोड, ठीक है, आगरा बॉम्बे रोड। नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 8, इसी को वर्तमान में जोड़कर बोला जाता है आपका नेशनल हाईवे 48। तो चेन्नई टू दिल्ली नेशनल हाईवे 48 याद रखेंगे। सिर्फ आपको चेन्नई टू बॉम्बे बोला तो आपको याद रखना है नेशनल हाईवे 4, बॉम्बे टू दिल्ली बोला तो आपको याद रखना है नेशनल हाईवे नंबर 8, बॉम्बे से आगरा जिसको क्या बोला जाता है, एबी रोड। इसके अलावा आपको याद रखना है जो छत्तीसगढ़ से भी होके जाता है ना, हाजीरा से पारादीप एक रोड जाता है जिसका नाम है क्या, नेशनल हाईवे नंबर 53, या इसी को वर्तमान में बोला जाता है क्या, 6। तो देखिए महाराष्ट्र में क्या क्या है, 53 या 6। अभी हमारे काम का है कि महाराष्ट्र से कौन कौन सी रोड जा रही है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये आपको मैप में मिल जाएगा। मुंबई से चेन्नई नेशनल हाईवे नंबर 4, मुंबई टू दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 8, है ना। तो इतने आपको याद रखना है। इसके अलावा एबी रोड, मतलब बॉम्बे को मैं बी लिख रहा हूँ, पहले मुंबई को बी मतलब बॉम्बे बोला जाता था, और ये आपका यूपी में आगरा स्थित है, तो इसको बोला जाता है एबी रोड। अब इतने रोड्स आपको याद रखने हैं, नेशनल हाईवेज याद रखने हैं। इसमें हम कुछ लोकेशंस हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए मैप में चीज़ें बनी हुई हैं। ये हो गया आपका मुंबई से जो नेशनल हाईवे नंबर 4 आया चेन्नई को जा रहा है, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर आपका 8 है जो दिल्ली को जा रहा है। कुल मिला के चेन्नई टू दिल्ली बोलेंगे तो नेशनल हाईवे नंबर 48 हो गया। फिर आपका एबी रोड है, एबी रोड में आगरा बॉम्बे रोड हो गया। फिर ये स्टेट हाईवे नॉर्मल, और ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 53 या 6 है, ठीक है, हाजीरा से पारादीप, गुजरात से उड़ीसा। तो याद रखना है नेशनल हाईवे नंबर 53 छत्तीसगढ़ से भी जाता है। अब कुछ लोकेशंस गिवन है तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको नेशनल हाईवे नंबर 8 पे आना है। यहाँ पे दो लोकेशन गिवन है, एक T1 T2। तो T1 आपको याद रखना है ट्रॉम्बे के बारे में क्या याद रखेंगे, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, आपसे पूछा जाता है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बार्क BARC कहाँ है, तो BARC स्थित है ट्रॉम्बे में। BARC से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि यहाँ कौन कौन से रिएक्टर लगे हुए हैं, या आपको नाम दे देता है कि जर्लिना क्या है ना, अप्सरा क्या है। तो आपको याद रखना है कुछ कोड से कि यहाँ पे ये क्या है, रिसर्च सेंटर है, मतलब यहाँ पे परमाणु एटॉमिक से संबंधित रिसर्च होता है। यहाँ एक चीज़ होता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, जहाँ पे बिजली या इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था तमिलनाडु में कुडनकुलम और कल्पक्कम, ठीक है। दो हमने पढ़ा था कुडनकुलम और
कल्पक्कम ये न्यूक्लियर पावर प्लांट थे। कर्नाटका में एक याद रख लीजिएगा, कैगा, कैगा है ना, कैगा। तो ये सब क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जबकि BARC क्या है, तो BARC एक क्या है, शोध संस्थान है या रिसर्च सेंटर है ना। तो न्यूक्लियर से रिलेटेड यहाँ पे क्या होते हैं, शोध होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन कौन से न्यूक्लियर प्लांट है, सॉरी रिएक्टर्स हैं, इसके नाम पूछा जाता है। तो आपको एक कोड याद रखना है, ACP डीजे पे डांस कर रहे हैं, ठीक है। ACP क्या कर रहे हैं, डीजे पे डांस कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है पहला अप्सरा, भारत का सबसे पुराना रिएक्टर यदि आपसे पूछा गया तो अप्सरा याद रखना है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना जो आपका रिएक्टर पूछा गया तो अप्सरा 1956, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कल्पक्कम में पढ़ाया था, तमिलनाडु में जो कल्पक्कम है उसमें मैंने बताया था इंदिरा गांधी शोध संस्थान है ना, इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर मैंने बताया था। तो उसमें मैंने एक रिएक्टर का नाम बताया था जिसका नाम है कामिनी रिएक्टर, ठीक है। कामिनी रिएक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है और अप्सरा रिएक्टर, तो अप्सरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला जो रिएक्टर है वो कौन सा है, तो अप्सरा है। और कामिनी के बारे में जो भारत का थोरियम बेस्ड पहला कौन सा रिएक्टर है यदि आपसे पूछा जाएगा तो कामिनी है, ठीक है। तो फिर आते हैं बार्क पे। बार्क में हम मैंने बोला आपको पहला याद रखना है अप्सरा, ठीक है। ACP डीजे इतने रिएक्टर से 5 रिएक्टर्स के नाम आपसे पूछा जाता है। तो अप्सरा के बारे में पहला पॉइंट याद रखेंगे कि 1956 भारत का पहला रिएक्टर है ना, एटॉमिक रिएक्टर, रिसर्च सेंटर है, शोध संस्थान है। फिर साइरस, C से आपको याद रखना है साइरस है ना, P से पूर्णिमा याद रखना है, ओके। चलिए P से आपको क्या याद रखना है, पूर्णिमा याद रखना है। इसके अलावा जर्लिना और ध्रुवा, ACP डीजे, अप्सरा, साइरस, पूर्णिमा, ध्रुव और जर्लिना, ये 5 रिएक्टर कहाँ है स्थित है आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है ट्रॉम्बे में, ठीक है। चलिए मुंबई के बारे में आते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस महाराष्ट्र की राजधानी है, आर्थिक राजधानी है ना, गिराल्ड अंगियार। कौन से जो क्षेत्र है या सिटी है, बड़ी सिटीज़ को उसके आपके किसने स्टैब्लिश किया था ये पूछा जाता है। तो मुंबई को देखिए, सबसे पहले मुंबई पे कब्जे किया था पुर्तगालियों ने, ठीक है। और जब पुर्तगाली जो राजकुमारी है कैथरीन, उसका विवाह किसके साथ हुआ, ब्रिटिश राजकुमार के साथ हुआ ना। कैथरीन का जो विवाह है वो ब्रिटिश राजकुमार के साथ हुआ। तो पुर्तगालियों ने इसे दहेज के रूप में किसे दे दिया था, अंग्रेज आपके राजकुमार को दे दिया था। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे सौंप दिया और जो अधिकारी बनकर आए थे वो गेराल्ड अंगियार थे और गेराल्ड अंगियार ने मुंबई को उस समय बसाया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो गेराल्ड अंगियार या मुंबई को किसने बसाया आपसे पूछता है तो गेराल्ड अंगियार। कल मैंने आपको बताया था मद्रास के बारे में है ना, चेन्नई के बारे में मैंने बताया था। तो फ्रांसिस डे ये भी अंग्रेज अधिकारी हुए थे, फ्रांसिस डे, इन्होंने क्या किया था, चेन्नई को बसाया था है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जाप चारनाक है ना, जाप चारनाक ने बसाया था कोलकाता को। तो यहाँ पे आपके 3 प्रश्न हो गए, याद रखेंगे 1699 में। RBI और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में। 2 बड़े बंदरगाह याद रखने हैं, कौन कौन से बंदरगाह, तो आपको याद रखना है मुंबई बंदरगाह और निहावा सेवा। निहावा सेवा को नाम से पूछा जाता है, जो उसका नाम है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो कितने बंदरगाह हो गए उसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तमिलनाडु में 3 है ना, चेन्नई, एन्नोर और तुतिकोरिन, ओके। फिर कर्नाटका कोचीन में 1 हो गया। जो झील पर, भारत का झील पर एकमात्र स्थित कौन सा है मैंने बताया था, तो इंटरनेशनल पोर्ट, तो आपको याद रखना है कोचीन। इसके अलावा कल मैंने बताया कारवाड़ आपको याद रखना है, ठीक है, और न्यू मंगलोर। फिर मुंबई आ गए हम, मुंबई में मैंने बताया मुंबई और जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इतने बंदरगाह आपके हो गए, ठीक है। तो मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह, कल मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई। और सबसे बड़ा बंदरगाह बोला तो आपको मुंबई याद रखना है। नौसेना का सबसे बड़ा केंद्र वाला बंदरगाह बोला तो कारवाड़ याद रखना है ना। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, तो तुतिकोरिन। पहला कॉर्पोरेटेड या निगमित आपको पूछेगा तो एन्नोर, ठीक है। सबके बारे में 1-1 पॉइंट है, धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। इसके अलावा डीप यदि क्वेश्चन गया तो आपसे ये पूछा गया है कि जो मुंबई बंदरगाह है वहां से किसका आयात या निर्यात होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस वस्तु का होता है, तो आपको याद रखेंगे फेमस है मुंबई पेट्रोलियम के लिए, ओके। अत्याधुनिक सुविधा से युक्त कौन सा है या कंप्यूटराइज्ड आपसे पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू है या निहावा सेवा बोला जाता है। ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपसे पूछेगा तो मुंबई में स्थित निहावा सेवा।
दूसरा पॉइंट इसके बारे में कि ये कंप्यूटराइज्ड है, अत्याधुनिक है, और यहाँ से शक्कर का ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो छत्तीसगढ़ का जो NMDC है ना, उसका जो आपका लौह अयस्क है वो जापान जाता है थ्रू विशाखापट्टनम। तो लौह अयस्क के लिए आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम। पेट्रोलियम के लिए मुंबई, और शक्कर के लिए मतलब महाराष्ट्र में स्थित निहावा सेवा। 2 रेलवे जोन है। ठीक है, चेन्नई कल मैंने आपको रेलवे जोन बताया था। ठीक है, कर्नाटका में हमने बात की थी। इसके अलावा यदि आपको याद आ रहा होगा तो तमिलनाडु में मैंने आपको बताया था चेन्नई एक क्या है, रेलवे जोन है। ठीक है, चेन्नई एक क्या है, रेलवे जोन। इसके अलावा कल मैंने आपको बताया कर्नाटका में हुबली। ओके, हुबली। अब आ जाइए मुंबई में, तो मुंबई में आपके 2 हो गए। कौन कौन से, एक चर्च गेट और एक मुंबई CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पुराना नाम ही आपका क्या था, सांता क्रूज। इसके बारे में आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपके 3 रेलवे हैं, उसमें से 2 आपकी बात हो गई। एक मैंने बताया था नीलगिरी रेलवे, ठीक है, जो टूरिस्ट स्पॉट है। और अब महाराष्ट्र का CST, ये दोनों क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। देखिए टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें से लगभग 7 जो है वर्ल्ड हेरिटेज, उसे रेलवे क्या करता है, मेंटेन करता है ना, रेलवे। तो उसमें से 7 में से आपको 2 याद हो गए, कौन कौन से, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में है, और नीलगिरी जो है रेलवे वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ओके, बीच याद रखेंगे जुहू और बारसेवा, जुहू और बारसुआ, ये दोनों बीच कहाँ हैं, तो मुंबई में। ओके, जुहू बीच के बारे में सुन रखा होगा आपने। इंपॉर्टेंट है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम आपसे पूछा जाता है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है, तो ये मुंबई में है। 4 बड़े कॉपीराइट लाइब्रेरी के बारे में प्रश्न आता है, तो सेंट्रल कॉपीराइट लाइब्रेरी या कन्नीमाड़ा कॉपीराइट लाइब्रेरी, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए 4 बड़े सेंट्रल लाइब्रेरी हैं, उसमें से आपके चारों क्या है, बड़े महानगरों में है ना, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, और कोलकाता और दिल्ली। तो यदि आपसे नेशनल कॉपीराइट लाइब्रेरी पूछा तो बंगाल, ओके, कोलकाता। ध्यान देंगे, मैं बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना है आपको, है ना, आपका हो जाएगा। तो ये सेंट्रल कॉपीराइट लाइब्रेरी यदि आपसे पूछा तो मुंबई याद रखना है। सेंट्रल कॉपीराइट लाइब्रेरी कहाँ है, मुंबई। ओके, हैंगिंग गार्डन, यदि आपसे पूछेगा हैंगिंग गार्डन कहाँ है, तो हैंगिंग गार्डन स्थित है मुंबई में। कल हमने बात की थी वृंदावन गार्डन पे, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, तो मुंबई। ओके, वृंदावन गार्डन कहाँ है, मुंबई। सॉरी, वृंदावन गार्डन मैंने बताया था आपको मैसूर। हैंगिंग गार्डन आपको याद रखना है कहाँ है, मुंबई में। ओके, सेंट्रल कॉपीराइट लाइब्रेरी है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम आपसे पूछा जाता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है, तो मुंबई। इसके अलावा याद रखेंगे एक फैक्ट अलग से, नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम अलग से याद रखना है। नेशनल म्यूजियम ये दिल्ली में, ठीक है, ये प्रश्न बनता है, दिल्ली जब पढ़ेंगे उसमें फिर पढ़ेंगे, तो दिल्ली में। देखिए नेशनल से संबंधित जो भी आया सब कोलकाता में, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल कॉलेज, नेशनल जो भी है सब क्या है आपका कोलकाता में। लेकिन जानबूझ के आपको नेशनल कॉलेज, नेशनल म्यूजियम पूछा जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, तो म्यूजियम के बारे में आपको याद रखना है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम हो गया मुंबई, सेंट्रल कॉपीराइट लाइब्रेरी हो गया मुंबई, हैंगिंग गार्डन हो गया मुंबई, दलाल गली, है ना, दलाल गली के नाम से फेमस है क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया, जहां जहाज पंचम आए थे उसके स्वागत के लिए बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया 1911, जब कोलकाता की जगह क्या किया गया था, राजधानी बनाई गई थी दिल्ली को। ओके, एलिफेंटा की गुफा मैंने बता दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 7 है ना। एलिफेंटा, एलोरा और आपका अजंता तीनों ही क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1983 में एलोरा और अजंता, है ना, एलोरा और अजंता को क्या किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, जबकि एलिफेंटा की गुफा को 1987 में बनाया गया था। पहला रेलवे मुंबई से थाने ही चला था 1853, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय। ट्रॉम्बे के बारे में मैंने बता दिया, 5 आपके बड़े रिएक्टर्स हैं, उसके नाम आपको याद रखना है, कोड है ACP-DJ। उसमें से अप्सरा को ज़्यादा ध्यान रखेंगे। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर आपसे पूछेगा, है ना, शोध संस्थान वाला या शोध वाला, रिसर्च वाला, तो अप्सरा है। ठीक है, जबकि हमने कामिनी रिएक्टर के बारे में पढ़ा था, तो थोरियम बेस्ड भारत का पहला यदि रिएक्टर आपसे पूछेगा तो आपको कामिनी याद रखना है। तारापुर, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट अलग चीज है ना, T2, इससे आपको याद रखना है ये तारापुर है। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछा तो आपको तारापुर याद रखना है।
ट्रॉम्बे क्या था, तो ट्रॉम्बे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है या रिसर्च होता है, जबकि तारापुर में जो विद्युत उत्पादन है न्यूक्लियर पावर के थ्रू वो होता है। तो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन या पावर प्लांट क्या हो गया, तो तारापुर याद रखेंगे, ठीक है। कलपक्कम कुडनकुलम तमिलनाडु में हमने पढ़ा, 2 पावर स्टेशन हो गए, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा कर्नाटका में कैगा याद रखेंगे, कैगा। तो 4 आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए। चलिए आगे आते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया, ट्रॉम्बे के बारे में देखा, तारापुर के बारे में देखा। अब आइए एबी रोड, आगरा बॉम्बे रोड, इसमें है नासिक। नासिक के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो सिंपल फैक्ट इसकी विशेषताओं के बारे में बनता है, तो याद रखेंगे अंगूर सिटी बोला जाता है, ठीक है। प्याज का उत्पादन होता है, तो प्याज की सबसे बड़ी मंडी आपसे पूछेगा तो नासिक याद रखेंगे। त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है, एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, तो गोदावरी नदी, है ना। फिर याद रखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे। देखिए इंडिया में 2 प्रिंटिंग प्रेस है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस मतलब सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस मतलब जो आपके सिक्योरिटी पेपर होते हैं, जैसे स्टाम्प पेपर हो गया, चेक बुक हो गया, उसका जो छपाई है वो कहाँ होता है, एनी प्रिंटिंग प्रेस में होता है। तो 2 है इंडिया में, एक हैदराबाद में है, एक नासिक में है। लेकिन यदि आपसे सिर्फ नाम के साथ पूछा कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है ना, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, तो आपको नासिक लेना है। क्या लेना है, नासिक, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ओके। आईएसपी भी बोल देता है, कोड पे क्या बोल देता है, आईएसपी। फिर आपको करेंसी प्रिंटिंग प्रेस मतलब जहां नोट के पेपर छपते हैं, है ना। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस आपसे पूछा तो आपको क्या याद रखना है, नासिक। 2 चीजें हैं नासिक में। देखिए फिर से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, ये प्रश्न बनता है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से आता है ना ये प्रश्न। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस बोला तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस 2 जगह है, एक हैदराबाद और एक नासिक। फिर आपको यदि करेंसी या बैंक नोट प्रेस बोला तो 4 जगह ये, एक नासिक है ना, एक आपका एमपी, यदि ये महाराष्ट्र के ऊपर जाए तो एमपी है, एमपी का देवास में है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है मैसूर में है, नीचे कर्नाटका में मैसूर में, और एक है आपका बंगाल में साल्बोनी। तो 4 क्या है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। उसमें से अभी सिर्फ आपको क्या याद रखना है, नासिक में एक करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, ओके। अंगूर सिटी बोला जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है प्याज की बड़ी मंडी है, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी है, गोदावरी नदी वहाँ से निकलती है, ठीक है। इसको बस आप क्या कर लेंगे, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस को इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस बोलेंगे। सिर्फ सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस बोला मतलब वो हैदराबाद को पूछना जाता है, ओके। एबी रोड में और क्या है, तो आपका औरंगाबाद, क्या याद रखेंगे, औरंगाबाद, ठीक है, बीच में यहाँ पे औरंगाबाद है। औरंगाबाद को ही पहले देवगिरी भी बोला जाता था, अलग अलग शासकों ने यहाँ राज किया, ठीक है। औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पर इसका नाम पड़ा। इसके अलावा देवगिरी भी इसका नाम था, ठीक है। तुगलकों के काल में जब आपके मोहम्मद बिन तुगलक हुए, वो दिल्ली से राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ले आए थे, औरंगाबाद, है ना, इसे ही तुगलकाबाद बोला उन्होंने। तो देवगिरी, तुगलकाबाद या औरंगाबाद यही है। इसके अलावा यहाँ याद रखना है आपको बीबी का मकबरा कहाँ है, ये आपसे पूछा जाता है। तो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बनाया था किन्होंने, आजम शाह। देखिए यहाँ पे मतभेद है, कुछ आपके इतिहासविदों का मानना है कि औरंगजेब ने बनाना चालू किया था, ठीक है, अपनी पत्नी के याद में, लेकिन इसे जो बनाया था या पूर्ण रूप दिया था उनके बेटे आजम शाह ने, औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसे बनाया था, ठीक है। अपनी माता राबिया उद दौरानी उनका नाम था, उनके नाम पर उनकी याद पे बनाया था, है ना। तो ध्यान रखेंगे यदि ऑप्शन में सिर्फ औरंगजेब है तो औरंगजेब लेंगे, यदि औरंगजेब के साथ आजम शाह है तो मतलब वो आजम शाह को पूछना जाता है, ठीक है। ज़्यादा काम किन्होंने कराया था, तो आजम शाह ने, जो राबिया उद दौरानी के क्या थे, पुत्र थे। तो औरंगाबाद पुराना नाम देवगिरी, दौलताबाद, तुगलकाबाद बोला गया। बीबी का मकबरा इसे ही ताजमहल का फूहड़ नकल बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉपी किया था ताजमहल का, ओके। अजंता वाला एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद से ही कुछ किलोमीटर है, इसलिए यहाँ पे लिखा है औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं। फिर आपको स्टेट हाईवे में याद रखना है पुणे। पुणे के बारे में याद रखेंगे क्या क्या है, देख लेते हैं लोकेशन क्या है पुणे के बारे में। ये हो गया आपका पुणे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे अब, है ना। तो पुणे के बारे में याद रखना है पेशवाओं की राजधानी रही थी, ठीक है। कल मैंने बताया था आपको क्या, सी डेक। सी डेक कहाँ है, तो सी डेक है पुणे में, ठीक है। फिर पेशवाओं की राजधानी यरवदा जेल, यवरदा नहीं है वो यरवदा जेल है, ठीक है, जहाँ पे आपके संजय दत्त भी रहे थे, ठीक है, पुणे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी रहे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगा खां पैलेस, ठीक है, आगा खां पैलेस भी यही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी यहाँ रहे। तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट जगह हैं, एक है आपका यरवदा जेल,
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब 1930 में जब उनको बंदी बनाया गया गांधी जी को, ये पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, तो यरवदा जेल में। बाद में 1942 में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें कहाँ रखा गया, आगा खां पैलेस में। दोनों ही कहाँ स्थित है, दोनों ही स्थित है पुणे में, ठीक है। पेशवाओं की राजधानी रही। बड़े मुख्यालय हमारे लिए एनडीए, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी यदि बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी बोल रहा है तो पुणे, लेकिन नेशनल डिफेंस कॉलेज बोल दिया तो दिल्ली, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये अलग चीज है। तो पुणे में क्या है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, लेकिन नेशनल डिफेंस कॉलेज आपसे पूछेगा तो दिल्ली है, ठीक है। एएफएमसी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, एएफएमसी कहाँ है, या आर्म्ड मेडिकल फोर्स मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो आपको याद रखना है कहाँ है, पुणे में है। सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके अलावा कल मैंने बताया था क्या, सी डॉट, कहाँ याद रखना है, सी डॉट, सी डॉट नहीं, सी डॉट इंदौर था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे आइए अहमदनगर। कल एक स्थान मैंने बताया था कि जो बहमनी साम्राज्य है वो 5 भागों में बढ़ गया था, बीजापुर है ना, बीदर, और उसमें से एक है आपका अहमदनगर। बीजापुर में शासक थे कौन से, आदिल शाही शासक थे। आपको अहमदनगर में याद रखना है निजाम शाही शासकों का यहाँ पे राज था। सिर्फ एक पॉइंट याद रखेंगे, निजाम शाही शासकों का जो राज था वो कहाँ था, तो याद रखेंगे अहमदनगर। इसके अलावा शिरडी वाले साईं बाबा। खत्म, आगे बढ़ेंगे। वर्धा, वर्धा में आपको याद रखना है सेवा ग्राम आश्रम कहाँ है, गांधी जी के द्वारा स्थापित सेवा ग्राम आश्रम कहाँ है, 1936, कहाँ है, तो वर्धा, ठीक है। वर्धा पूरा गांधी जी के लिए डेडिकेटेड एरिया है। छत्तीसगढ़ में वर्धा ग्राम के तर्ज पर कहाँ पर सेवाग्राम स्थापना किया जाता है, सेवाग्राम आश्रम, ये आपका करंट हो गया, ठीक है। तो सेवाग्राम आश्रम के तर्ज पर, छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम आश्रम के तर्ज पर, तो याद रखेंगे नवा रायपुर, ठीक है। नवा रायपुर अटल नगर में क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है सेवाग्राम आश्रम, वर्धा वाला जो है उस पर बेस्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अहमदनगर हो गया, शिरडी हो गया, है ना, वर्धा हो गया। इसके अलावा कौन सा स्थान याद रखना है, तो आपको याद रखना है आनंदवन, ठीक है, आनंदवन। इसके बाद है, देखिए अहमदनगर अहमद निजाम शाही के नाम पर था, बहमनी साम्राज्य की राजधानी रही थी, याद रखेंगे अहमदनगर, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी मैंने क्या बताया था, हम्पी, ठीक है, कर्नाटका में पढ़ा था हमने हम्पी। हम्पी और हुबली दो जगह पढ़े थे, तो हुबली रेलवे जोन था और हम्पी क्या था आपका, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी अहमदनगर। शिरडी साईं बाबा का मंदिर है। वर्धा सेवाग्राम आश्रम है। वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ था, जहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव आपका क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। 2 प्रस्ताव आपको याद रखने रहते हैं, पहला वर्धा प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, इसके अलावा बारदोली प्रस्ताव। असहयोग आंदोलन किस प्रस्ताव के बाद वापस लिया गया, तो बारदोली प्रस्ताव, ठीक है। वर्धा प्रस्ताव क्यों याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से इसी प्रस्ताव के बाद क्या हुआ था आपका, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आनंदवन बाबा आमटे का आश्रम, बहुत सारे आश्रम आपको पूछा जाता है, साबरमती आश्रम कहाँ है, सेवाग्राम आश्रम कहाँ है ना, सत्याग्रह आश्रम कहाँ है, तो बाबा आमटे का आश्रम कहाँ है, तो आपको याद रखना है आनंदवन में है। रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये अपने आप में एक फैक्ट है, तो याद रखेंगे रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ये फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिर आगे आता है आपका नागपुर ऑरेंज सिटी है। 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, तब नागपुर मतलब ये से पहले सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था, सेंट्रल प्रोविंस में बरार का, बाद में मध्य प्रदेश को दे दिया गया, सॉरी महाराष्ट्र को दे दिया गया, है ना। फिर भोसले शासकों की राजधानी रही है नागपुर, ठीक है। नीरी, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, नीरी को बार बार पूछा जाता है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो नागपुर। 1956 से पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा रहा और बाद में ये महाराष्ट्र को दे दिया गया 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ऑरेंज सिटी के नाम से फेमस है, भोसले शासकों की राजधानी रही है, ठीक है। फिर कुछ बीच है, अलीबाग महाराष्ट्र का सबसे सुंदर बीच आपसे पूछा जाएगा तो अलीबाग है, ठीक है। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी रही, ठीक है। और लोनावाला और खंडाला 2 पर्यटन स्थल है, ठीक है। चलिए, तो इतना महाराष्ट्र के बारे में इतने पॉइंट आपको याद रखना है। अब आते हैं गुजरात। गुजरात राजधानी याद रखेंगे क्या है, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं बोलेंगे, गांधीनगर, ठीक है।
चलिए, राजधानी गांधीनगर है, भाषा गुजराती, सिंपल सी बात है। नृत्य आपको याद रखना है गरबा और डांडिया। महाराष्ट्र का क्या पढ़े थे हमने लोक नृत्य, तो तमाशा और लावड़ी, वेरी गुड। त्योहार याद रखेंगे नवरात्र। ओके, कुछ नदियां हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ से आ रही हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका अमरकंटक वाला क्षेत्र, ठीक है। अमरकंटक से एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। ओके, फिर आपको याद रखना है इस प्रकार से, ताप्ती नदी। ओके, इसके नीचे से, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। ताप्ती और नर्मदा दो नदी का बराबर, देखिए चलिए मैप में देखते हैं। ताप्ती और नर्मदा दो नदियां आती है, ठीक है। दोनों ही कहाँ से आ रही है, एमपी से। ओके, ताप्ती और नर्मदा, सिर्फ इसको आपको ध्यान रखना है कि गुजरात में कौन कौन सी नदियां आ रही है। इसके अलावा आपको याद रखना है माही नदी और लूनी नदी, ठीक है। माही नदी और लूनी नदी कौन कौन सी परियोजना, कौन कौन से नदी पर है, ये आपसे पूछा जाता है। तो लूनी नदी का उद्गम होता है अरावली नदी, कहाँ पर फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है कहाँ पर, ये पूरा अरावली श्रेणी फैला हुआ है गुजरात से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक, ठीक है। ये अरावली फैली हुई है। इस अरावली से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, लूनी नदी। ओके, फिर आपको याद रखना है कौन सा, माही नदी। जमुना लाल बजाज जो परियोजना है वो कहाँ है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको गुजरात में माही नदी याद रखना है, ठीक है। ऐसी कौन सी नदी है जो आगे जाकर किसी नदी पर विसर्जित नहीं होती, किसी स्थान पर जाके या रेत में जाकर मिल जाती है, तो आपको याद रखना है वो लूनी नदी है, ठीक है। अंधी नदी भी बोली जाती है, मतलब ये किसी नदी पे जाके नहीं मिलती, ना ही समुद्र में मिलती है, जाकर कच्छ के रन पे कहीं पर सम्मिलित हो जाती है। ओके, तो लूनी नदी हो गया, माही नदी आपको याद रखना है जमुना लाल बजाज परियोजना है। फिर जो आपकी नर्मदा नदी आ रही है, ठीक है, कुछ स्थान देख लीजिए, जैसे आपका गुजरात है तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये खाड़ी वाला क्षेत्र है, इसको बोला जाता है खंबात की खाड़ी। तीन बड़े पार्ट देख लीजिए, कच्छ का रन, देखिए ये कच्छ का रन हो गया, ये कच्छ का रन वाला क्षेत्र है। ओके, फिर ये जो आपको खाड़ी दिख रही है और ये जो खाड़ी दिख रही है, इसमें आपको याद रखना है ये खंबात की खाड़ी है और ये क्या है आपका कच्छ की खाड़ी, ये क्या है कच्छ का रन है। तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक रिवर कौन सी आई, यहां पर आ रही है ताप्ती, यहां से निकल के, और अमरकंटक से आ रही है आपकी नर्मदा, ठीक है। दोनों ही कहाँ मिल रही है, खंबात की खाड़ी पर। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से लूनी नदी आ रही है यहाँ, और आपका माही नदी आ रही है यहाँ पर। तो जमुना लाल बजाज यदि परियोजना आपसे पूछा गया तो जमुना लाल बजाज परियोजना है माही नदी पर, कच्छ के रन में जाके सम्मिलित हो जाती है, या किसी समुद्र में या नदी में नहीं मिलती तो वह है कौन सी, लूनी नदी। फिर आपको नर्मदा में पॉइंट याद रखना है कि आपको सरदार सरोवर परियोजना आपसे पूछा गया तो आपको याद रखना है सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर। यहीं पर नर्मदा नदी एक आइलैंड का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं साधु बेट आइलैंड। क्या बोलते हैं, साधु बेट आइलैंड, ठीक है। तो जो इस पर एक प्रतिमा बनी है जिसका नाम है क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा किस आइलैंड में बनी है, तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनी है वो साधु बेट आइलैंड में बनी हुई है, याद रहेगा। चलिए, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है जिसको बोला जाता है सर्करिक रेखा। तो सर्करिक रेखा कहाँ है ये आपसे पूछा जाएगा, तो सर्करिक रेखा आपको याद रखना है ये है गुजरात और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है। ओके, जैसे मैकमोहन रेखा आपका भारत और चाइना के बीच में फैला हुआ है ना। दीघा सीमा कहाँ है, तो दीघा सीमा आपका वेस्ट बंगाल में। ओके, एलओसी, इसके बारे में एलओसी जानते हैं, एलओसी कहाँ है, पाकिस्तान में, एलओसी चाइना पे। तो आपको वैसे ही किसके बारे में याद रखना है, सर्करिक रेखा के बारे में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा विवादित ये रहा है पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आता है क्या, ज्वारभाटा। ओके, मतलब दलदली क्षेत्र है, ज्वारभाटा नहीं, दलदली क्षेत्र है। तो क्या होता है, कभी ये रेखा आगे चले जाती है पाकिस्तान की ओर चले जाती है, या कभी भारत की साइड आती है, तो इसलिए विवादित है। क्यों, दोनों ही इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा क्या है यहाँ पर पेट्रोलियम का भंडार है। क्या है, पेट्रोलियम भी भंडार है। इसके अलावा आपको याद रखना है मछली उत्पादन या बहुत सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ही क्या है, अच्छा क्षेत्र है। इसलिए दोनों ही आपके सेना के बीच में ये विवादित रहा है, दोनों ही देश के बीच में क्या रहे, ये विवादित रहा है, ठीक है। चलिए, साधु बेट आइलैंड आपको याद हो गया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा किस आइलैंड में आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है साधु बेट आइलैंड। ओके, ताप्ती नदी में आपको याद रखना है उकाई परियोजना है। यदि आपसे पूछेगा उकाई परियोजना कहाँ है तो उकाई परियोजना है गुजरात में ताप्ती नदी पर। जमनालाल आपका बजाज परियोजना कहाँ है तो माही नदी पर गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी गुजरात में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। गरबा डांडिया यहाँ का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, चलिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है तो मैकल श्रेणी अमरकंटक से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी। देख लीजिए इधर क्या है, पश्चिम क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी है। 13-12 इसकी लेंथ है, ऐसे याद रखेंगे 13-12। ठीक है, साधु बेट आइलैंड है। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपसे पूछा जाता है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को ही क्या बोला जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ पीस अलग है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है तो ये राजस्थान में स्थित है, जो जैन मुनि की एक प्रतिमा है, जो अभी वर्तमान में आपके लिए करंट अफेयर है। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ पीस अलग है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया, सरदार सरोवर परियोजना मैंने बता दिया, भूकंप के कारण ये विवादित क्षेत्र है। ठीक है, भूंज का आपका भूकंप आ चुका है ना, गुजरात में भूकंप आ चुका है 2002 में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कौन सा, बांध, है ना, तो उसके कारण ये विवादित रहा है। बहुत इसको परियोजना के रोकने की बात चली थी, लेकिन उसके बाद भी कंप्लीट किया गया, ध्यान रखेंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों को ही फायदा होगा, है ना। कौन कौन से स्टेट को फायदा होने वाला है तो याद रखेंगे एमपी और गुजरात में तो नदी बह रही है, महाराष्ट्र में भी नदी थोड़ा सा बहते हुए निकलती है। बीच में कौन फायदा उठा रहा है तो राजस्थान, ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान आपको ऑप्शन में ऐसा लग सकता है कि नहीं होगा, लेकिन राजस्थान भी क्या है, इससे राजस्थान को भी फायदा होने वाला है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साधु बेट आइलैंड हो गया। नर्मदा नदी के बारे में इतना याद रखेंगे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी आपसे पूछेगा तो आपको माही नदी के बारे में याद रखना है। ठीक है, आपका 23.5 डिग्री से जाता है कौन सा, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जाती है 23.5 डिग्री से। तो ये सॉरी थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, राजस्थान को थोड़ा सा टच करते हुए, है ना। तो ये ऊपर एक बार जाती है फिर नीचे आती है, तो ये क्या कर रही है, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। इसलिए आपसे पूछेगा यदि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है तो माही नदी। चलिए, ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। अब एस्चुरी और क्या डेल्टा क्या होता है, तो जब देखिए नदियां क्या करती हैं, जब आपकी पूर्व की नदियां हैं, है ना, पूर्व की नदियां जब बहती है तो मैदानी क्षेत्र तक आते आते बहुत स्लो हो जाती है ना, तो कई भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार से कई भागों में, जैसे आप गंगा भी देखेंगे तो कई भागों में बढ़ जाती है, इधर गोदावरी भी आपका कई भागों में बढ़ जाती है ना। तो ये बोलते हैं इसको क्या, डेल्टा। मैस के डेल्टा साइन जैसा ये एक निर्माण करती है, इसलिए इसको बोलते हैं डेल्टा। लेकिन जब इधर की नदियां बहती, जैसे नर्मदा हो गई, है ना, जो ताप्ती हो गई, जब ये नदियां इधर आती हैं तो क्या होता है कि अरब सागर से चलने वाली जो हवाएं हैं वो बहुत तेज गति से चलती है ना। और चूंकि आपका जो पश्चिमी घाट है वो बहुत ज़्यादा तीव्र है, पूर्वी घाट बहुत ज़्यादा स्लो है, बात करेंगे इस पर। पश्चिमी घाट बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज है, इसलिए नदियाँ बहुत तेज़ी से प्रभावित होती है, रुकती नहीं है ये। और दूसरा चीज़ हो गया कि अरब सागर से आने वाली जो हवाएं हैं वो क्या करती है, नदियों को काटती है, तो अपने जो मुहाना है वो यहाँ पे ऐसा इस प्रकार से फैल जाती है नदियाँ। ठीक है, ये नदियाँ क्या हो रही है, धीरे धीरे स्लो होकर कई भागों में बढ़ जा रही है, जबकि ये नदियाँ क्या हो रही है, हवाओं के कारण और अपनी तेज गति के कारण क्या हो रही है, सामने आके ऐसा मुंह बना लेती है ना, इस प्रकार से खुल जाती है, ओपन हो जाती है, तो इसको बोलते हैं एस्चुरी। तो भारत की ऐसी कौन सी 2 नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करता है, यदि आपसे पूछेगा तो ताप्ती और क्या याद रखना है, नर्मदा। नेशनल हाईवे 48 पे आते हैं। सबसे पहला है आपका सूरत। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, सूरत। ताप्ती नदी से आगे बढ़ेंगे, ये हो गया क्या, सूरत। सूरत के बारे में याद रखेंगे, हीरा व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था 1907 में, जहाँ पे कांग्रेस क्या हो गई थी, 2 भागों में बढ़ गई थी, नरम दल और गरम दल। इसके अलावा सूरत के बारे में याद रखना है आपको, रत्नाभूषण का निर्यात केंद्र है। ठीक है, अंग्रेजों की पहली कोठी लिखा गया है, लेकिन यह ध्यान रखेंगे अंग्रेजों की पहली कोठी यहाँ नहीं थी। अंग्रेजों की पहली कोठी का, इसको थोड़ा सा सुधारेंगे, अंग्रेजों की पहली कोठी का परमिशन, या क्या बोलेंगे, का परमिशन, है ना, या अनुमोदन मिला था इन्हें जहांगीर के द्वारा, लेकिन ये बना नहीं पाए थे। पहली कोठी बनी थी 1611 में मुसलीपट्टनम, है ना, मुसलीपट्टनम में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ लिखने का मतलब ये है कि
जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को पहली कोठी 1608 में बनाने की अनुमति या अनुमोदन मिला था। 1608 में बना नहीं था पहली कोठी, ध्यान रखेंगे। पहली कोठी बनी थी मछलीपट्टनम में 1611 और बाद में सूरत में जो बनाया गया वो 1613 में बनाया गया। ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें नर्मदा और गरमदल दो भागों में बढ़ गया। रत्न आभूषण का निर्यात केंद्र है। ताप्ती नदी के तट पर कौन सा आपका शहर है, यह पूछा है। मूसी नदी के किनारे हमने हैदराबाद पढ़ा था। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा तट है, ये आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है सूरत। बारदोली प्रस्ताव मैंने बताया 1948 का, आपको ये भी याद रखना है। इसके ऊपर क्या शहर आता है आपका, बारदोली। बारदोली के बारे में याद रखना है कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली क्या हुआ था, सत्याग्रह हुआ था। इसके अलावा 2 पॉइंट आपको, 1 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, क्यों हुआ था, तो ये लगान के लिए, लगान वृद्धि कर दी गई थी, इसलिए बारदोली सत्याग्रह हुआ। इसके अलावा आपको बारदोली प्रस्ताव याद रखना है। ठीक है, बारदोली प्रस्ताव पारित हुआ तभी असहयोग आंदोलन को वापस किया गया। तो बारदोली से 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहीं पर महिलाओं के द्वारा क्या किया गया था, सरदार की जो उपाधि है वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके ऊपर आपका आता है कोयली। ठीक है, कलोल, देखिए ये हो गया कोयली। ठीक है, ये कलोर, अंकलेश्वर और भड़ौच 3 जगह आपको याद रखना है। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर है कोयली, अंकलेश्वर, भड़ौच। ये पूछा जाता है पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के कौन कौन से कुएं गुजरात में स्थित है। ठीक है, जैसे मंगला हो गया, राजेश्वरी हो गया, ये राजस्थान में पढ़ेंगे। ठीक है, गुजरात में क्या याद रखना है, तो पेट्रोलियम के कौन कौन से खाने हैं, कलोल, अंकलेश्वर, भड़ौच, ये याद रखेंगे। उसी के बाजू है क्या, कोयली। तो तेल रिफाइनरी प्लांट भी पूछा जाता है। तो तेल ऑयल रिफाइनरी प्लांट कहाँ है, कोयली में। ये कोयला आके यहाँ रिफाइन होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। तो कोयली क्या है, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी है। जबकि कलोल, अंकलेश्वर और भड़ौच क्या है, तो यहाँ से मतलब पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है बड़ौदरा, गायकवाड़ों की राजधानी। वडोदरा लिखा है, गायकवाड़ों की राजधानी। गायकवाड़ों की राजधानी कहाँ रही थी, तो वडोदरा में। 5 भागों में बढ़ गए थे मराठा, पेशवा, भोसले, ओके, होलकर और आपके गायकवाड़। तो गायकवाड़ों की राजधानी रही वडोदरा। ठीक है, सिंधिया ग्वालियर के सिंधिया हो गए, नागपुर के भोसले हो गए, पुणे के पेशवा हो गए। फिर आपको ऊपर चलना है, ऊपर खेड़ा याद रखना है। ठीक है, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों में चंपारण, खेड़ा और आपका अहमदाबाद रहा था। तो खेड़ा सत्याग्रह आपको याद रखना है। गांधी जी से संबंधित यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था। ओके, खेड़ा 1918, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में। इसके ऊपर जस्ट है आनंद अमूल का प्लांट। ठीक है, अमूल का प्लांट, श्वेत क्रांति यहीं से प्रारंभ हुआ था। ओके, सानंद नैनो कारकल प्लांट ऊपर है जस्ट इसके। ओके, सानंद नैनो कारकल जो प्लांट है पहले वो कहाँ लगने वाला था, वेस्ट बंगाल में लगने वाला था। लेकिन वहाँ के क्या किया गया, वहाँ पे इसका विरोध किया गया और बाद में गुजरात में मोदी जी ने आमंत्रित कर दिया नैनो प्लांट को और सानंद में प्लांट लग गया। ओके, फिर सबसे ऊपर आता है आपका गांधीनगर, गांधी जी की याद में बसाया गया है। ओके, गुजरात की राजधानी है। सिर्फ 2 पॉइंट आपको याद रखना है, गांधीनगर। चलिए अब आइए अहमदाबाद के बारे में। साबरमती नदी के तट पर है अहमदाबाद शहर। ताप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर है, अभी बताया मैंने, सूरत। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है ना। भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन बोला जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, इसीलिए इंग्लैंड के जो मैनचेस्टर शहर है और बोस्टन है उससे क्या किया जाता है, इसका कंपैरिजन किया जाता है। भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन किसको बोला जाता है, तो अहमदाबाद। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके बड़े बड़े जितने भी प्लांट हैं उसका मतलब सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। आश्रम सत्याग्रह आश्रम, ध्यान रखेंगे साबरमती के तट पर कौन सा आश्रम है ये पूछा जाता है। उसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही साबरमती आश्रम रहेगा। तो ध्यान रखेंगे साबरमती के नदी के तट पर साबरमती आश्रम नहीं है, सत्याग्रह आश्रम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साबरमती के तट पर सत्याग्रह आश्रम है, ना कि साबरमती। मुख्यालय सेक है ना, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इनसेट उपग्रहों के साथ कम्युनिकेशन। IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट। ठीक है, 2 स्टेट्स मूवी का जो आपका वो हुआ था फिल्मांकन, वो इसी अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद में हुआ था, है ना। PRL फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, ये आपसे पूछा जाता है, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी कहाँ है, तो अहमदाबाद, है ना। सेक मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, हासन बताया था। ठीक है, बेंगलोर से कुछ दूर कर्नाटका में हासन। MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, फिर मैंने बताया था कि भोपाल में भी MCF 2 है। ओके,
थुम्बा मैंने बात किया था केरल में, यहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ था। महेंद्रगिरी यहाँ से लिक्विड फ्यूल। अब हम गुजरात में पढ़ रहे हैं क्या, अहमदाबाद सेक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो इतने साइट आपको क्या हो गए, याद हो गए, ठीक है। PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है, अहमदाबाद। सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम, ध्यान रखेंगे साबरमती नदी के किनारे कौन सा आश्रम है, तो वो है सत्याग्रह। इसके अलावा लोथल है ना, सुरकोतड़ा, आपका धौलावीरा, शिकारपुर, सभी कहाँ हैं, बड़े बड़े साइट गुजरात में। लोथल के बारे में याद रखेंगे, बंदरगाह था, गोदीवाड़ा था, ये प्रश्न पूछता है। रंगनाथ राव इसके खोज करता थे, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप पढ़ेंगे। ओके, रंगपुर धान की भूसी या का साक्ष्य, पहली बार धान का साक्ष्य या चावल का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो रंगपुर, इसको भी रंगनाथ राव ने खोजा था। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। सुरकोतड़ा, घोड़े के दांत कहाँ से मिले थे, ये आपसे प्रश्न पूछता है, सुरकोतड़ा। धौलावीरा याद रखेंगे सिंधु नदी घाटी का दूसरा बड़ा शहर है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को पहला लेते हैं। शिकारपुर पाकिस्तान के समीप स्थित नया खोजा गया कौन सा आपका साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो शिकारपुर। ओके, फिर गांधी जी से संबंधित साइट, हाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुए। दो बड़े साइट हैं, तो धौलावीरा है और आपका रामप्पा मंदिर है तेलंगाना का, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया है। चलिए, गांधी जी से संबंधित कौन कौन से स्थल है, तो पोरबंदर हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ से चल रहे हैं आगे। देखिए हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने सूरत के बारे में पढ़ा, फिर आपका बारदोली, कोयली है ना, कलोल, अंकलेश्वर, भड़ौच, फिर आपका वडोदरा, खेड़ा, आनंद, सानंद है ना, अहमदाबाद, फिर या गांधीनगर। अब हम कहाँ चल रहे हैं, इधर देखिए। फिर मैंने आपको बताया जो क्या थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है ना, जैसे आपका शिकारपुर हो गया, धौलावीर हो गया है ना, लोथल हो गया, रंगपुर, सुरकोतड़ा। ये जो दिख रहा है ये लाइन से ये इसी प्रकार है ना, लोथल, रंगपुर, सुरकोतड़ा, धौलावीर और शिकारपुर। अब हम गांधी जी से संबंधित पोरबंदर, राजकोट, ये देखेंगे गांधीनगर। तो आपको पता है पोरबंदर में उनका जन्म हुआ, राजकोट के दीवान थे उनके पिता, ये आपको पता है। उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो राजकोट में हुई, गांधीनगर उनके नाम से बसाया गया आपका स्थल है जो गुजरात की राजधानी है। याद रहेगा, इतना बात याद रखना है। चलिए अब कुछ पॉइंट है, जैसे ये आपको दिख रहा है जामनगर है, ठीक है। जामनगर आपको याद रखना है, ये भी क्या है, ऑयल रिफाइनरी प्लांट है। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी प्लांट आपको पूछेगा तो रिलायंस का जामनगर आपको याद रखना है। फिर केफुर जो दिख रहा है आपको याद रखना है, कांधला, ठीक है। बंदरगांव में याद कीजिए, कारवाड़, न्यू मंगलोर कहाँ है, आपका कर्नाटका, निहावा सेवा मुंबई में है ना। फिर कांधला हो गया, कांधला आपको याद रखना है कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। फिर आपका सूर्य मंदिर, एन से जो आपको दिख रहा है वो क्या है, दो बड़े सूर्य मंदिर के नाम आपको याद रखना है। मोधेरा, क्या है स्थान याद रखेंगे, मोधेरा। तो जूनागढ़ आपको याद रखना है, रुद्रदामन जो शासक हुए थे, शक शासक रुद्रदामन, यहीं पर उन्होंने क्या किया था, संस्कृत का पहला अभिलेख बनाया था, ठीक है। जब आप मौर्य पढ़ेंगे उसमें शक शासकों को पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित कौन सा ऐसा अभिलेख है, तो आपको याद रखना है जूनागढ़ का अभिलेख है। शासक कौन हुए थे, तो रुद्रदामन। संस्कृत का पहला अभिलेख आपसे पूछता है तो रुद्रदामन का ही अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। जामनगर, RIL मतलब रिलायंस का जो पेट्रोलियम है, निजी विश्व का सबसे बड़ा, भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा जो पेट्रोलियम रिफाइनरी आपसे पूछेगा तो जामनगर, ठीक है। कांधला 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नामकरण जो किया गया था वह पिछले साल ही, वो किस आपका बंदरगाह का किया गया था, तो कांधला का, ठीक है, दीनदयाल। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कौन सा है, तो निहावा सेवा। उर्वरक का आयात, ठीक है, मुंबई से हो रहा था पेट्रोलियम का, और निहावा सेवा से हो रहा था शक्कर का। उर्वरक का आयात कहाँ से ज़्यादा होता है, तो कांधला से, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी, ध्यान रखेंगे इधर वाला था है ना, खंबात की खाड़ी में नहीं, कच्छ की खाड़ी में। मोधेरा सूर्य मंदिर, दो बड़े सूर्य मंदिर आपको याद रखना है, कोणार्क का सूर्य मंदिर और एक मोधेरा का सूर्य मंदिर। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी एक है, लेकिन ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है। भुंज भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। पालमपुर हिल स्टेशन, ठीक है, राजा हिंदुस्तानी मूवी का जो आपका फिल्मांकन है यहाँ हुआ था, ठीक है, पालमपुर, ये वही है। पालमपुर क्यों याद रखना है, क्योंकि पालमपुर से ही चालू होता है हिल स्टेशन, जो अरावली पर्वत की शुरुआत है। पालमपुर गुजरात से चालू होता है, पूरा राजस्थान और दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक, है ना, इसलिए आपको अरावली में पालमपुर याद रखना है। फिर कुछ खाड़ी हैं, जो खंबात की खाड़ी है ना, इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको थोड़ा इमेजिन होगा। ये हो गया खंबात की खाड़ी, ये वाला हिस्सा बोलते हैं, और ये हो गया क्या, कच्छ की खाड़ी,
है ना। तो खंबात की खाड़ी में कौन कौन से थे आपके, तो ये दादर नागर हवेली, है ना। पहले तो दाहेजा याद रख लीजिए, ये भी एक बंदरगाह है। तो कांधला यदि बोलेगा ना तो कच्छ की खाड़ी में है, और यदि आपसे दाहेजा बोलेगा तो ये कौन से में है, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। फिर दादर नागर हवेली, दमन दीव, ओके। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, महमूद गजनवी के द्वारा माना जाता है कि 17 बार इसके ऊपर आक्रमण किया गया और इसको लूटा गया। एक ज्योतिर्लिंग कल मैंने बताया था आपको, मतलब तमिलनाडु जब पढ़े थे तो रामेश्वरम। फिर थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, रामेश्वरम में मैंने बताया था आपको, सर नासिक में भी है क्या एक? हाँ एक नासिक में भी है, ठीक है, नासिक में भी हो गया आपका, और रामेश्वरम में, ओके। आंध्रा में श्रीशैलम, त्रयंबकेश्वर में सही बोल रहे हैं, ठीक है। और गुजरात में भी एक सोमनाथ। फिर और पढ़ेंगे महाकाला, है ना, वाराणसी। महाराष्ट्र में वैसे 3 है, ठीक है, लेकिन अभी एक याद रखिए आप, कौन सा, त्रयंबकेश्वर, ओके। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पोरबंदर, ठीक है, और काकरापारा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो देखिए आपका कुडनकुलम, कल्पक्कम, है ना, कर्नाटका का कैगा, महाराष्ट्र का तारापुर, और काकरापारा गुजरात का। रावत भाटा पढ़ेंगे राजस्थान का, है ना। चलिए तो इतना आपका, और कोई पॉइंट बच रहा है क्या, नहीं। गांधी जी का जन्म स्थान है पोरबंदर, ठीक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर से सिलचर असम तक गया है। पोरबंदर से सिलचर तक एक फैला हुआ है रोड, उसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमने नीचे पढ़ा था कन्याकुमारी से, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक फैला है। पोरबंदर मतलब वेस्ट में हो गया पोरबंदर, और ईस्ट में आपका सिलचर जो स्थान है असम का, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। पोरबंदर हो गया गांधी जी का जन्म स्थान, राजकोट गांधी जी की शिक्षा दीक्षा हुई, उनके पिता यहाँ दीवान थे। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद उन्होंने जो आपका भूख हड़ताल किया था वो वाला क्षेत्र हो गया। दांडी, यहाँ से यात्रा की, मतलब इतिहास से संबंधित बहुत सारे क्षेत्र है। गांधीनगर, ओके। चलिए तो आज हमने 2 बड़े राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में अध्ययन किया। तो इतने राज्य आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों को देखेंगे। थैंक यू।